नमस्कार। दिलीप सिंह एडवोकेट आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज हम एक नए कानूनी नज़रिए की बात करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। 1 जुलाई 2019 को एक डिवीज़न बेंच की जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की, सिविल अपील नंबर 5124/2019। और ये डिवीज़न बेंच में जजेस होते हैं जस्टिस यू ललित एंड जस्टिस इंदु मल्होत्रा। इस जजमेंट को लिखती हैं जस्टिस इंदु मल्होत्रा और इस केस का नाम होता है अशरूर सिंह वर्सेस हरपाल कौर एंड अदर्स। इस केस का फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड आपको भी ये सोचने के पे मजबूर कर देगा, थिंकिंग मोड में ला देगा, और जिससे कि इस जजमेंट के अंत तक पहुँचते पहुँचते आप भी अपना एक ओपिनियन फ्रेम कर लेंगे कि इस सिचुएशन में ये होना चाहिए। इसमें जो एपिलेंट होता है सुप्रीम कोर्ट के सामने अशरूर सिंह, और वो और डिफेंडेंट 1 जो हैं हरपाल कौर, वो उसकी सौतेली माँ है। धर्म सिंह जो फादर है अशरूर सिंह के, वो उनकी पहली पत्नी से अशरूर का जन्म है और उनकी पहली पत्नी की डेथ के बाद वो हरपाल कौर से शादी करते हैं। और जो प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व है इसमें, वो फिरोज़पुर शहर डिस्ट्रिक्ट में लैंडेड प्रॉपर्टीज़ है जो उनको अपने फादर ईश्वर सिंह से मिला। ईश्वर सिंह ने ये ज़मीन अब अपने पिताजी लाल सिंह से मिला था, जो ओरिजिनली ऑनर थे। लाल सिंह का एक ही बेटा ईश्वर सिंह, उनके डेथ के बाद पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ईश्वर सिंह को मिल जाती है और उनकी डेथ होती है लाल सिंह की 1951 में। 1951 इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में आने के पहले की बात है। ईश्वर सिंह के 3 बेटे होते हैं, गुरुचरण सिंह, धर्म सिंह, स्वर्ण सिंह, और एक बेटी होती है धर्म कौर। 1964 में कोर्ट के डिक्री के साथ जो ईश्वर सिंह के तीनों बेटों के बीच प्रॉपर्टीज़ का पार्टीशन होता है, और इसके बाद ईश्वर सिंह की डेथ होती है 1970 में, और वो अपने पीछे विडो और 3 बेटे और एक बेटी छोड़ देते। तो जो 1/4 ईश्वर सिंह का अपना शेयर था, वो फिर बाद में इन 5 के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हम ईश्वर सिंह के और जो बेटे हैं उनके से कंसर्न नहीं है, हम केवल धर्म सिंह से कंसर्न है, चूँकि ये जो मुकदमा है अशरूर सिंह वर्सेस हरपाल कौर, इसमें अशरूर सिंह उनका बेटा है पहली पत्नी से, और हरपाल कौर उनकी दूसरी पत्नी है। अशरूर सिंह का जन्म 1985 में होता है, और 1999 में धर्म सिंह 2 सेल डीड के ज़रिए अपनी पूरी प्रॉपर्टीज़ हरपाल कौर को दे देते हैं, और ये 1 सितंबर 1999 को करते हैं, और उसके बाद 20 सितंबर को उनके बीच में शादी होती है। जब ये सेल डीड बनता है तो उसमें सेल डीड में कंसिडरेशन अमाउंट 4,87,000 लिखा होता है। तो सब रजिस्ट्रार इसको रोक लेता है और वो बाद में इसको डिप्टी कलेक्टर को भेज देता है। डिप्टी कलेक्टर के पास ये पेश होके कहते हैं कि ये कोई ट्रांजैक्शन पैसे का नहीं हुआ है, और ये जो अमाउंट लिखा हुआ है केवल इसलिए लिखा हुआ है ताकि हम टैक्स दे सकें, स्टैम्प ड्यूटी पे कर सकें। और इस तरीके से 2003 में जब अशरूर सिंह मेजर होता है तो वो एक केस फाइल करता है सूट फॉर डिक्लेरेशन। सूट फॉर डिक्लेरेशन उन 2 सेल डीड से रिलेटेड है जो उसके फादर धर्म सिंह ने हरपाल कौर के नाम किया था, और उसमें वो डिक्लेरेशन मांगता है कि जो सेल डीड है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं था, ये कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है और जिसको वो सेल डीड नहीं कर सकते। इसी बीच हरपाल कौर और धर्म सिंह के रिलेशन ख़राब हो जाते हैं और उनमें डिवोर्स भी हो जाता है। अब धर्म सिंह ने अपने डिपोजिशन में ये कहा कि भाई जो सेल डीड हमने किया था वो बिना किसी पैसे के किया था,
और जो ट्रांसफ़र था सूट प्रॉपर्टी को उसके नाम जो ट्रांसफ़र किया गया था वो उसका प्री कंडीशन था कि उस शादी करनी से के लिए, तो ये उससे शादी करनी थी, इस वजह से उसके प्री कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमने सेल डीड बनाए थे। अब जो असरूर सिंह मुकदमा फाइल करता है सिविल जज के पास, वो उसको डिग्री वो डिक्लेरेशन का फाइल करता है कि भाई इसको डिक्लेयर किया जाए सेल डीड नल एंड वॉइड है, तो वो सूट को डिक्री कर देती है सिविल कोर्ट। उसके बाद हरपाल कौर डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाती हैं, फर्स्ट अपील फाइल करती हैं, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट भी उसको अफॉर्म कर देता है और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सही ठहराता है। उसके बाद हरपाल कौर हाई कोर्ट जाती हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जाती हैं और वहाँ पे वो सेकंड अपील फाइल करती हैं, रेगुलर सेकंड अपील फाइल करती हैं। इंटरेस्टिंगली हाई कोर्ट सेट डिसाइड कर देती हैं नीचे की दोनों कंकरेंट जजमेंट को और कहती हैं कि असरूर सिंह के पास लोकस नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है ऐसा जिससे वो मुकदमा, उसकी स्टैंडिंग नहीं है कि वो मुकदमा कर सके, लोकस नहीं है उसके पास। क्योंकि हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो ये प्रॉपर्टी है वो कोपार्शनरी होना, तो कोपार्शनरी नहीं है, और वो जिस दिन पार्टीशन हुआ ईश्वर सिंह ने अपने बेटों के बीच किया, उस दिन उसकी कोपार्शनरी कैरेक्टर ख़त्म हो गई और वो इस तरह से उसकी धर्म सिंह की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो गई और वो उसको सेल डीड कर सकता है। दूसरी बात कि जहाँ तक इस ग्राउंड का है कि कोई पैसा अगर ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो इसमें राइट मिलता है जो सेल डीड एग्जीक्यूट कर रहा है उसको कि वो चैलेंज कर सकता है, दूसरा कोई बाहरी आदमी नहीं। जिस तरह से असरूर सिंह के पास कोई राइट नहीं है ये मुकदमा करने का, दो वजह से, पहला कि ये कोपार्शनरी प्रॉपर्टी नहीं है और दूसरा कि सेल डीड में जो कंसिडरेशन नहीं है इससे उसको कोई राइट नहीं मिलता या उसका कोई लीगल इंजरी नहीं होती है असरूर सिंह को कि वो चैलेंज करे। अब मैं इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक जजमेंट है 2016 का जिसको जस्टिस नरीमन ने लिखा था और काफ़ी बढ़िया जजमेंट है कोपार्शनरी प्रॉपर्टीज़ के कैरेक्टर को लेकर, जिस पर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था और जिसको आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो आप अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो प्लीज़ देखिए, वो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो उस उत्तम वर्सेस सौभाग्य सिंह जो 2016 की जजमेंट है उस पर काफ़ी रिलाई किया रिस्पोंडेंट ने, मतलब हरपाल कौर के एडवोकेट ने, ये साबित करने के लिए कि जो हाई कोर्ट ने कहा है वो सही कहा है और ये प्रॉपर्टी का कैरेक्टर जो है वो कोपार्शनरी नहीं है। उस जजमेंट का जिक्र आगे भी होगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस जजमेंट पे क्यों रिलाई किया गया। और बेसिकली वो सौभाग्य सिंह वाला जजमेंट जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 सेक्शंस के कॉन्जॉइंट रीडिंग करी, इकट्ठा रीडिंग करके, और ये कहा कि जहाँ भी प्रॉपर्टी डिवॉल्व सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत होता है वो प्रॉपर्टी फिर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं रहती, कोपार्शनरी नहीं रहती और वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इसका डिस्टिंक्शन है जो आपको पता चल जाएगा अभी डिस्कशन के दौरान। और असरूर सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने के सामने 2 इशू था, पहला कि क्या वो कोपार्शनरी प्रॉपर्टी है और दूसरा क्या जो सेल डीड किया गया वो वैलिड है या नहीं है। तो ये 2 चीज़ें थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो अब इस केस में देखिए कि ये डिस्प्यूट में नहीं है कि असरूर सिंह के ग्रेट ग्रैंडफादर जिनकी जो लाल सिंह थे उनकी डेथ 1951 में हुई और उनकी ये इंटायर प्रॉपर्टी उनके इकलौते बेटे ईश्वर सिंह के पास आई और ईश्वर सिंह का जो सक्सेशन हुआ, जो उस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया वो 1951 में किया और 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आने के पहले कर दिया। तो इस तरीके से जो ईश्वर सिंह और लाल सिंह के बीच का जो प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन हुआ उसका कैरेक्टर और उसको देखना वो ओल्ड हिंदू लॉ, मिताक्षरा लॉ है उसके तहत होएगा। तो वो पूरी प्रॉपर्टी फादर से बेटे में आई और तो उसका कैरेक्टर कोपार्शनरी था। अब ईश्वर सिंह ने जब अपने बेटों को के बीच जो ये किया, पार्टीशन किया, तो अब ये देखना है कि धर्म सिंह के पास जो प्रॉपर्टी आई उसका कैरेक्टर क्या है। इसके पहले ये बता दूं कि 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आने के बाद जो बेसिक चेंज आया
वो एक बहुत बड़ा चेंज आया, वो ये कि पहले अगर कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी फादर से बेटे के पास आती थी तो उसका कैरेक्टर सेल्फ एक्वायर्ड का हो जाता था, वो कोपाशनरी नहीं रहता था। उसके पहले किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, दादा लाई प्रॉपर्टी अगर डिवॉल्व होती थी तो उसका कैरेक्टर कोपाशनरी रहता था। तो ये चीज़ जो एक मेजर चेंज है। अब जो इसमें हिंदू लॉ में कि जब भी कोई प्रॉपर्टी कोई मेल इनहेरिट करता है अपने किसी पैटर्नल मेल एंसेस्टर से, तो उसकी कोपाशनरी कैरेक्टर रहती है विसे विस अपने मेल डिसेंडेंट जो उसके लाइन में होते हैं, उसका बेटा या पोता या ग्रेट पर पोता जो भी होता है 3 डिग्री नीचे तक, तो उनके लिए फिर वो कोपाशनरी कैरेक्टर रहता है। अब हालांकि इंदर सिंह ने जो पार्टीशन किया था वो कोर्ट के ज़रिए किया था और 1964 में किया था, तो चूँकि खुद उसने जो प्रॉपर्टी उसको जो मिला था उसकी कोपाशनरी कैरेक्टर थी, तो उसका भी जो प्रॉपर्टी उसको मिला वो धर्म सिंह के पास जब पहुंचा तो धर्म सिंह के पास वो कोपाशनरी कैरेक्टर की प्रॉपर्टी थी हो गई। और वो चूँकि उसका बेटा भी धर्म सिंह का बेटा, वो प्रॉपर्टी का कैरेक्टर धर्म सिंह और धर्म सिंह के बेटे असरूर सिंह के बीच में जो एक रिलेशन था उस प्रॉपर्टी को लेकर, वो उस प्रॉपर्टी का कैरेक्टर कोपाशनरी ही रहा। चूँकि मिताक्षरा लॉ में और ख़ासकर मुल्ला की कमेंट्री को एक्सटेंसिवली कोट किया इस असरूर सिंह वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने, उसका ये कहना था कि जब भी कोई प्रॉपर्टी कोई मेल इनहेरिट करता है अपने फादर से, अपने दादा से और अपने परदादा से, तो उसका कैरेक्टर एंसेस्ट्रल जो है वो एंसेस्ट्रल होता है, चूँकि जो उसके बेटे और पोते होते हैं उनमें बर्थ राइट्स जन्म से ही उस प्रॉपर्टी में एक अधिकार हो जाता है। तो जो भी वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा होता है वो पेरेंटल एंसेस्टर्स के रूप में जो होल्ड करता है, वो अपने नीचे वाले बेटे पोते को लेकर उनसे एक नया सीक्वेंस बन जाता है और उसका उन लोगों के बीच वो प्रॉपर्टी का कैरेक्टर कोपाशनरी हो जाता है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे जजमेंट को कोट किया एक्सटेंसिवली जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने, और उस केस का नाम था श्री श्याम नारायण प्रसाद वर्सेस कृष्णा प्रसाद। ये 2018 का जजमेंट है 7 SCC 646, जिसमें ये कहा कैटेगरिकली सुप्रीम कोर्ट ने कि जो कोपाशनर का शेयर होता है किसी भी प्रॉपर्टी में के पार्टीशन के बाद और जो उसको मिलता है उसका कैरेक्टर एंसेस्ट्रल ही रहता है अपने बेटे और पोते और परपोते के साथ, क्योंकि इन तीनों के जन्म के साथ ही उस प्रॉपर्टी में उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। केवल एक सिचुएशन है कि जिसको सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट में जिसको कंटेम्पलेट किया गया है कि अगर वो प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन सेक्शन 8 की तरह हो, सेक्शन 8 के ज़रिए होगा, तो वो फिर प्रॉपर्टी जिसके हाथ में आएगा वो इंडिविजुअल कैपेसिटी का और इंडिविजुअल कैरेक्टर का हो जाएगा, और इस तरीके से प्रॉपर्टी का नेचर कोपाशनरी नहीं रहेगा। अब मैंने आपको जैसे कहा था कि उत्तम वर्सेस सौभाग सिंह वाले केस पर इस कोर्ट ने एक्सटेंसिवली रिलाई किया, और चूँकि उस केस में सेक्शन 8 की बेसिस पर ये कहा गया था कि जो प्रॉपर्टी एक सेक्शन 8 के जरिए डिवॉल्व होती है तो जो रिसीव करता है उसके पास वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का कैरेक्टर हो जाता है। यहाँ पे जो लाल सिंह और ईश्वर सिंह के बीच में पार्टीशन हुआ वो 1956 के पहले हुआ, तो उनका जो हिंदू लॉ के जरिए आया वो ईश्वर सिंह के पास कम्प्लीटली कोपाशनरी प्रॉपर्टी था, चूँकि उसके 3 बेटे का जन्म हो चुका था। अब जब ईश्वर सिंह से उसके धर्म सिंह के पास आया तब तक उसके बेटे का जन्म हो चुका था, तो वो उसका कोपाशनरी बन गया। तो इस तरीके से कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रॉपर्टी धर्म सिंह के हाथ में था वो कोपाशनरी प्रॉपर्टी था, उसके बेटे का भी उसमें हाथ था, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है इस केस में कि धर्म सिंह उस प्रॉपर्टी को आगे बेच नहीं सकता था, और डिवोल्यूशन ऑफ शेयर जो धर्म सिंह के पास आया उसका कैरेक्टर कोपाशनरी ही रहा। और इसमें यहाँ पे भी मुल्ला की कमेंट्री को एक कोट कर किया
सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें ये कहा कि अगर कोई मेंबर अब सेपरेट होता है अपनी पार्टीशन के बाद, तो वो करेक्ट उसका उस जॉइंट फैमिली से तो उसका रिलेशन ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसका नया जॉइंट फैमिली बन जाता है अपने बेटों के साथ। और अब तो बेटियां भी आ गई हैं, तो जो प्रॉपर्टी वो वहाँ से एक्वायर करता है उसकी कोपार्शनरी कैरेक्टर बनी रहती है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और अपने बहुत पुराने जजमेंट को कोट किया। उस जजमेंट का नाम था वलीमाई एची वर्सेस नगप्पा चेटियार। ये AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट 1153 है, जिसमें ये कहा कि ये वेल सेटल्ड है कि किसी भी को शेयरर का को पार्टीशन के बाद जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में मिलता है, उसका अपने मेल चाइल्ड उस समय अपने मेल चाइल्ड के विसे विस वो कैरेक्टर उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का ही होता है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये फाइंडिंग दी कि जो प्रॉपर्टी धर्म सिंह को मिली थी वो उसका कोपार्शनरी नेचर था, और बाय बर्थ जब उसका 1985 में जन्म लिया तब से वो उस का शेयरर को शेयरर हो गया, कोपार्शनरी राइट क्रिएट हो गई। और तो इस तरीके से जो धर्म सिंह ने 2 सेल डीड एग्जीक्यूट किया हरपाल कौर के फेवर में, वो गलत था। और और वो चूँकि ये प्रॉपर्टी कोपार्शनरी थी। अब जो दूसरा मुद्दा था इसमें कि जो सेल डीड एग्जीक्यूट किया वो क्यों गलत था, तो उसके पीछे ये है कि कर्ता जब भी कोई सेल डीड बेचता है तो उसके पीछे उसका एक ही वजह है जिस वजह से वो बेच सकता है, उसके पास राइट है कि वो लीगल नेसेसिटी होनी चाहिए। अगर किसी लीगल नेसेसिटी है अदर को पार्टनर के फेवर में या उसी स्टेट की ज़रूरत है तो वो बेच सकता है। लेकिन यहाँ पे धर्म सिंह ने ही अपने स्टेटमेंट में कहा या हरपाल कौर ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि इनके बीच कोई पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। तो इस चीज़ को लेकर फिर कोर्ट ने ये कहा कि भाई जब कोई लीगल नेसेसिटी नहीं थी तो सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता था, और दोनों जो सेल डीड एग्जीक्यूट किया गया था हरपाल कौर के फेवर में उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। अब चूँकि इसमें यहाँ पर उन्होंने एक जजमेंट का सहारा लिया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, विजय मित्तल वर्सेस कुलवंत राय 2019 3 SCC 520, जिसमें ये कहा गया था कि जो करता है वो पार्टनरी प्रॉपर्टी को 2 सूरत में ही केवल बेच सकता है, या तो लीगल नेसेसिटी हो या उस जो स्टेट है जो जायदाद है उसके बेनिफिट के लिए। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों नहीं था, इसलिए इस जजमेंट का सहारा लेकर कोर्ट ने धर्म सिंह के द्वारा किए गए दोनों सेल डीड को निरस्त कर दिया। तो ये था आज के सफ़र का जजमेंट जिस पर हमने चर्चा की। आपको अब ये चीज़ तो समझ आई गई होगी कि किन किन परिस्थितियों में सेक्शन 8 होता है तो सेल्फ एक्वायर्ड होता है, जो हमने उत्तम वाले जजमेंट में डिस्कस किया था। और यहाँ पे कोई जो सेक्शन 6 के ज़रिए डिवोल्यूशन हुआ तो वो उसका कैरेक्टर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का ही होता है, और जॉइंट हिंदू फैमिली के वो प्रॉपर्टी उसका हिस्सा बन जाती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ रहे। आपको जो भी इसका रिस्पॉन्स समझ आता है, जो भी इस अपनी प्रतिक्रिया देनी है, चाहे वो एक शब्द की हो या पूरी लाइन हो या कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर आप हमसे डिस्कशन चाहते हैं या हमारा जवाब चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर उसका जिक्र करें और मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूँगा। और ये चीज़ें हमें मौका भी देती हैं अपने को डेवलप करने का, दूसरे एंगल से सोचने का। आपकी समस्याओं को लेकर फिर मैं स्टडी करता हूँ तो उसके बारे में मुझे भी जानने का मौका मिलता है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।